प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना छठा प्रश्न, जो कि विलोम शब्द पे आधारित है, उसे करेंगे। हम अब कर रहे हैं अपना ज्ञान परखो तीसरा भाग का छठा प्रश्न। इससे पहले हमने अपना पांचवा प्रश्न में हमने अशुद्ध शब्द की पहचान की थी। हमें 3 विकल्प दिए गए थे और उसमें से हमने सही विकल्प की पहचान की थी। अब हम चलेंगे अपने छठे प्रश्न पे। इसमें विलोम शब्द का प्रयोग करना है और वाक्य पूरे करने हैं। और जो कि विलोम शब्द है, तो हम शुरू करते हैं अपना छठा प्रश्न। विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। विलोम शब्द का प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। पूरे करो। पहला है हमारा पहला वाक्य है, रामू बहुत परिश्रमी है। रामू बहुत परिश्रमी है। बहुत परिश्रमी है। उसका भाई रिक्त स्थान दिया है। अभी वाक्य हमें पूरा करना है। तो ये वाक्य है और हमें किसका विलोम करना है? परिश्रम का। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। इसमें एक वाक्य दिया गया है और वाक्य में जैसा कि आप देख रहे हैं, परिश्रमी का हमें विलोम शब्द लिखना है ताकि ये जो वाक्य है पूरा हो सके। रामू बहुत परिश्रमी है। उसका भाई, यहाँ पर परिश्रमी का विलोम आलसी, हम लिखेंगे आलसी है। आलसी है। अगला है हमारा दूसरा वाक्य। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो दूसरा वाक्य है, सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया। और मैं रेखांकित जो कर रहा हूं, इसके नीचे लाइन है, रेखांकित शब्द है, उसका विलोम लिखना है। ठीक किया। उसके बाद और एक रिक्त स्थान दिया गया है और फिर पूर्ण विराम। तो हमें ठीक का विलोम लिखना है। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत। अगला है हमारा तीसरा वाक्य। हमारा तीसरा वाक्य है, शिमला में सर्दी है और ये रेखांकित शब्द भी है।
ये रेखांकित है, मतलब इसका विलोम हमें लिखना है। सर्दी थी और दिल्ली में, और दिल्ली में दिल्ली में सर्दी का विलोम क्या होता है? गर्मी। सर्दी का विलोम गर्मी, मैं लिखूंगा गर्मी। तब हम अपना चौथा और अंतिम वाक्य लिखेंगे। हमारा चौथा वाक्य है, आम मीठे हैं, आम मीठे हैं और मीठे रेखांकित है, और अंगूर रिक्तस्थान पूर्ण विराम। खट्टे, मीठे का क्या होता है? खट्टे। विलोम आपने पढ़ा है, मीठे का विलोम होता है खट्टे, लिखेंगे खट्टे। तो एक बार फिर से देखते हैं, और इसे आपको अपने जो कार्यपत्रिका जैसा है व्याकरण का, अपना ज्ञान पत्र को उसी में ही लिखना है। रिक्तस्थान दिया ही हुआ है आपको। तो रामू बहुत परिश्रमी है, उसका भाई आलसी है। तो परिश्रमी का विलोम हो गया आलसी। सलीम ने एक प्रश्न ठीक किया और एक गलत। तो एक ठीक का विलोम गलत होता है। शिमला में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। तो सर्दी का विलोम गर्मी। आम मीठे हैं और अंगूर खट्टे। तो मीठे का विलोम होता है खट्टे। तो हम चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। शब्द लिखो। पर्याय समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा ही है, और जो जो शब्द हमें दिए हैं हमें उनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो बच्चों इसका जरा ध्यान देना है, जब हमसे 2 पर्यायवाची लिखने के लिए कहा जाता है तो हम 2 लिखेंगे। अगर एक पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाता है तो हम 1 लिखेंगे। लेकिन यदि हमसे 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम 3 लिखेंगे। तो इसमें हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इसका ध्यान देना है, खासकर परीक्षा में अगर आपसे एक पर्यायवाची लिखने के लिए कहा जाता है, कुछ बच्चे 3-3 लिख देते हैं, तो उसको बचना है। जितना हमसे बोला जाता है हम उतने ही पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे कि इसमें हम 3 पर्यायवाची लिखेंगे, 3 हमारे पास रिक्त स्थान है। तो मैं शुरू करता हूं, पहला गगन का पर्यायवाची लिखना। पहला शब्द है हमारा गगन।
और हमने 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो गगन को नभ कहा जाता है, नभ। और अंबर आकाश, अंबर और आकाश या आसमान, आकाश। तो ये था हमारा गगन का पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं। अंबा, हमें आपने देखा होगा इसमें पहला शब्द आसान नहीं दिया गया। इसका मतलब आपको अब पर्यायवाची कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको अंबा का अर्थ नहीं पता चल रहा है तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको तीनों ही शब्द याद करना। अंबा का अर्थ होता है माँ, तो अंबा भी आपको याद रखना है। तो माँ, माता, अंबा को माँ, माता, जननी। कहा जाता है। अंबा को माँ, माता, जननी। अगला शब्द है रजनी। तो जरूरी नहीं है कि पहला शब्द ही आसान दिया हो। तो हम देख रहे हैं इसमें परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रजनी को रात हम कहते हैं, लेकिन रजनी लिखा हुआ है तो अगर हो सकता है किसी बच्चे ने याद ना किया हो तो उसको परेशानी हो जाएगी कि रजनी का अर्थ क्या होता है। अगर मैं रात लिख दूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई रात है तो रात्रि, रजनी और निशा ये सब कहा जाता है। लेकिन रजनी लिखने पे कभी कभी बच्चे परेशान होते हैं। जैसे सूर्य को राकेश लिख देते हैं तो लोग समझ नहीं आता कि अरे सूरज है कि सूर्य है। तो पहला शब्द जरूरी नहीं कि आसान दिया जाए, इसका ध्यान रखना है। तो रजनी का रात, इसको रात्रि भी कहा जाता है, रात्रि। और निशा, निशा। अगला है कुसुम। अगला शब्द है कुसुम, कुसुम शब्द है। तो कुसुम का आपको अर्थ पता है, फूल को ही कुसुम, सुमन कहा जाता है। तो लिखते हैं फूल, पहले आसान वाला शब्द लिखते हैं फूल, उसके बाद में लिखेंगे हम पुष्प सुमन। फूल को पुष्प भी कहा जाता है और सुमन भी कहा जाता है। अब अंतिम वृक्ष है, अंतिम शब्द है वृक्ष। अंतिम शब्द है हमारा वृक्ष। इसके लिए हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो हम लिखेंगे वृक्ष का पेड़, पेड़ सरल शब्द है। उसके बाद में वृक्ष, तरु, पादप भी कहा जाता है पेड़ को, पादप। पेड़, तरु, पादप, वृक्ष, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो एक बार हम इनको फिर से समझ लेते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न था।
बच्चों ये हमारा कौन सा प्रश्न था? 7वां। और हमें इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने थे 3। एक बार मैं इनको दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। गगन को नभ, अंबर, आकाश कहा जाता है। अम्बा का अर्थ माँ, माता, जननी। रजनी का अर्थ है रात, रात्रि, निशा। सुमन का अर्थ होता है फूल, पुष्प, सुमन। कुसुम का क्या अर्थ होता है? फूल, पुष्प, सुमन। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़, तरु, पादप। तो ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। अब हम अपने 8वें प्रश्न पे चले। हमारा 8वां है, इसमें अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके वाक्य को पुनः लिखना है, दोबारा लिखना है। तो चलते हैं अपने 8वें प्रश्न पे। तो वाक्यों में 2 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। एक शब्द की अशुद्धि, जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, हिंदी में उसे कहते हैं वर्तनी की अशुद्धि। और दूसरी जो गलती होती है वो वाक्य रचना की गलती होती है। तो हमें दोनों पे ही ध्यान देना है, शब्दों की अशुद्धि और वाक्य रचना की अशुद्धि। तो जब भी हम इन ऐसे प्रश्नों को करते हैं तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? हमें वाक्य भी देखना है और हर शब्द को भी देखना है। हो सकता है वाक्य में किसी शब्द की वर्तनी संबंधित स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो हम उसको सही करेंगे। इस कारण से वाक्य भी अशुद्ध हो जाता है। और अगर वाक्य रचना की दृष्टि से गलती है तो हम उसको भी सही करेंगे। तो ये है हमारा 8वां प्रश्न। प्रश्न 8 है, अशुद्ध शब्द को, अच्छा इसमें बोल दिया कि अशुद्ध शब्द है, वाक्य रचना वाली गलती नहीं है, पहले ही बता दिया। अशुद्ध शब्द को, अशुद्ध शब्द को शुद्ध कर वाक्य पुनः लिखो। पुनः मतलब दोबारा। पुनः का क्या अर्थ होता है? फिर से या दोबारा लिखो। ये था हमारा प्रश्न। हमें जो वाक्य में जो शब्द है उसको ठीक करके पुनः मतलब दोबारा या फिर से लिखना है। तो पहला मैं अशुद्ध जो वाक्य है क, उसको लिखता हूँ और इसमें अशुद्धि भी है, वो अलग रंग से छपा हुआ है, तो मैं इसमें रेखांकित कर दूंगा ताकि आपको पता चले यहाँ इस वाला जो शब्द है ये शब्द अशुद्ध है और हमें इस शब्द को शुद्ध करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो मैं शुरू करता हूँ। क, हरि सबको, हरि सबको परेशान करता है, परेशान। तो ये अशुद्ध है, पढ़ते समय ही हमें पता चल जाता है अशुद्ध। परेशान लिखा है, परेशान, परेशान गलत शब्द है। करता था, पूर्ण विराम। अब हमें ये रेखांकित भी है, पता चल गया कि अशुद्धि किस शब्द में है, तो केवल उसी शब्द को शुद्ध करना है और वाक्य में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हम केवल जो शब्द की अशुद्धि को दूर कर रहे हैं, तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे हरि सबको परेशान करता है, तो यहां शुद्ध कर दिया हमने। परेशान होगा, करता था,
बाकी वाक्य में कोई बदलाव नहीं आया। पूर्ण विराम के नीचे पूर्ण विराम। तो हमने एक तरह से देखा है केवल शब्द की को शुद्ध रूप लिखा है। शब्द का क्या लिखा है? शुद्ध रूप लिखा है। तो हरि सबको परेशान करता था, पढ़ते समय ही आपको पता चलेगा। जब उच्चारण है परेशान, परेशान तो गलत होता है, परेशान होता है, परेशान। ये दोनों अंतर आपको पता चल गया। किसी भी अशुद्ध शब्द को अगर हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें अशुद्धि का पता चल जाता है। तो उच्चारण बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बच्चों को उच्चारण सिखाया जाता है कि अगर वो गलत उच्चारण करेंगे तो गलत लिखेंगे भी, अगर वो सही उच्चारण करेंगे तो सही लिखेंगे। तो इसीलिए उच्चारण पे हमने बल दिया था। अब ख, हमारा दूसरा वाक्य है ख। देवदत्त ने हंस को तीर मारा। देवदत्त ने हंस को तीर मारा। यहाँ लिखा 30, ये भी गलती है बच्चों। ये 30 नहीं तीर होता है, ये भी एक अशुद्धि है। तो इसमें बुक में भी नहीं सही किया गया है। तो 30 नहीं हुआ, तीर मारा। तो हम इसको भी अशुद्धि मान के चलते हैं क्योंकि बुक में 30 लिखा हुआ। 30 नहीं होता है, तीर होता है। तो लिखते हैं इसका शुद्ध रूप, दोनों को अब शुद्ध करेंगे। देवदत्त ने हंस होगा, चंद्र बिंदु नहीं होगा, बिंदी होगा। हंस को तीस की जगह तीर लिखेंगे। तीर का अर्थ है बाण, जो धनुष द्वारा छोड़ा जाता है। तीर होता है, तीर नहीं, तीर का अर्थ होता है बाण। धनुष बाण आपने देखा है। तो बाण जो है या तीर जो है धनुष की सहायता से चलाया जाता है। अगला है, तो इसमें दो अशुद्धियां थी, एक बार फिर से बता दें। देवदत्त ने हंस की अशुद्धि थी, वो 30 मारा, 30 नहीं हुआ, तीर था। और हमने सही लिख दिया, देवदत्त ने हंस को तीर मारा। अब ग प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न है, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। चिड़िया ने हंस को, चिड़िया को मैं रेखांकित कर देता हूं क्योंकि इसमें अशुद्धि है। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। घोंसला बनाया। पूर्ण विराम। चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। तो इसमें अशुद्धि है चिड़िया में, तो हम इसे शुद्ध कर देते हैं। तो आपने देखा कि इसमें केवल सब में जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं, शब्दों की वर्तने की अशुद्धि। तो हम जो अशुद्धि को दूर करके वाक्य को पुनः लिख रहे हैं, इसमें कोई और नहीं है। हमें शब्द भी पता चल जा रहा है क्योंकि शब्द भी रेखांकित है, उसके नीचे रेखा खींचा हुआ है। तो अशुद्ध शब्द की हमें पहचान एक तो हो जा रही है। तो हम उस शब्द को सही लिख देते हैं और वाक्य में कोई बदलाव नहीं। पेड़ पर घोंसला
घोंसला बनाया, उसके बाद पूर्ण विराम। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जितने भी हमने प्रश्न किए थे इसमें हमें अशुद्ध शब्द पहले ही पता चल गए थे, रेखांकित थे, अलग अलग रंग में हैं। आप पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण की पुस्तक में है उसमें अलग रंग दिए हैं, तो हमने उन शब्दों को सही लिखा है और शेष वाक्य वही है। इसमें कोई ज़्यादा बदलाव या परिवर्तन नहीं किया गया, केवल शब्दों को शुद्ध हमने किया है, शब्द को शुद्ध किया है। वाक्य रचना की दृष्टि से कोई गलती नहीं थी, कोई अशुद्धि नहीं थी। दो और वाक्य उनको भी हम कर लेते हैं। तो ये दो वाक्य कौन कौन से हैं उनको भी बता देते हैं आपको। ये है हमारा दूसरा वाक्य है, घ लिखते हैं। रमेश ने परीक्षा में परीक्षा, ये गलत है इसीलिए रेखांकन में करना, में अच्छे अंक लिए, अंक प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, पूर्ण विराम। परीक्षा, जैसा कि आपको पता ही है इसमें शब्द की अशुद्धि है, हम इसको परीक्षा सही करके लिख देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। सही का अर्थ है यहाँ पे शुद्ध। जब मैं सही बोल रहा हूँ तो हमें अशुद्ध शब्द दिया गया है, हम उसे शुद्ध करते हैं। हिंदी में सही गलत नहीं होता, शुद्ध और अशुद्ध होता है। रमेश ने परीक्षा में, प में जो र में बड़ी ई की मात्रा होती है, परीक्षा। रमेश ने परीक्षा, ये र में बड़ी ई की मात्रा, परीक्षा में। बाकी वाक्य में कोई बदलाव नहीं। अच्छे अंक प्राप्त किए, पूर्ण विराम। तो बाकी में कोई बदलाव नहीं है। हमारा अंतिम जो वाक्य है हम उसको लिख देते हैं। सूर्य को नमस्कार करो, ये बहुत ही सरल है। सूर्य को पहला ही अशुद्ध शब्द दे रखा है, सूर्य को नमस्कार करो। अशुद्धि सूर्य में है, नमस्कार एकदम सही शब्द है। तो हम आगे चलते हैं। इसको सूर्य में मैंने आपको बताया र जो है, जो ऊपर वाला र है, उसका उच्चारण नीचे वाले वर्ण से पहले आता है। जो ऊपर से जो र लगता है तो ये र से शुरू हो जाएगा, तो रसू गलत है, सूर्य ऐसे लिखा जाता है, सूर्य। और मैंने उच्चारण दृष्टि से बताया, सू के बाद में हम र का उच्चारण करेंगे, फिर य का करेंगे। जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे पहले र का उच्चारण होता है। हम लिखेंगे सूर्य को नमस्कार करो, तो ये हमने वाक्य हमारा शुद्ध हो गया। सूर्य को नमस्कार करो। फिर से एक बार बता देते हैं, जो ऊपर वाला र होता है, जिस वर्ण के ऊपर होता है उससे उसका उच्चारण पहले आता है। तो हम पहले सू का उच्चारण करेंगे, उसके बाद में इस र का करेंगे, फिर य का। ये क्रम ऐसे ही रहेगा। सूर्य को नमस्कार करो। तो ये था हमने अपना ज्ञान पर्व को भाग 3 को पूरा कर लिया है और आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, आपका गृह कार्य है,
आप इसकी पुनरावृत्ति करेंगे और ये पुनरावृत्ति ही था, अपना ज्ञान परखो, और कुछ नहीं था, बस पुनरावृत्ति था। तो यही आपका गृह कार्य है। कल हम अगला पाठ करें। तो आज के लिए बस इतना ही।